हेलो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एफआईआर के बारे में जाना कि एफआईआर क्या होती है, एफआईआर कैसे रिकॉर्ड की जाती है, कौन से थाने में एफआईआर दर्ज की जाती है। अब क्वेश्चन यह पैदा होता है कि अगर थाने का जो भारसाधक अधिकारी है वो एफआईआर को अभिलिखित नहीं करता है, अर्थात एफआईआर दर्ज करने से मना कर देता है, तो आपके पास में क्या अधिकार है। तो इसका आंसर होगा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये राजस्थान न्यायिक सेवा 2009 में पूछा हुआ है कि अगर थाने का भारसाधक अधिकारी एफआईआर को अभिलिखित नहीं करता है तो क्या उपचार है। तो इसका आंसर है, यदि थाने का भारसाधक अधिकारी एफआईआर दर्ज नहीं करता है, एफआईआर दर्ज करने से मना कर देता है, तो पीड़ित पक्षकार जो है, व्यथित व्यक्ति जो है, वो या तो सीआरपीसी की धारा 154 के खंड 3 के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक एसपी के पास जावे या धारा 200 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को परिवाद करे। तो उसके पास में दो अधिकार हैं कि वो सीधा एसपी के पास जा सकता है या फिर वो न्यायालय में परिवाद दायर कर सकता है। इतिला को लेने के बाद में अगर पुलिस अधिकारी संतुष्ट है कि संज्ञेय अपराध हुआ है तो वह स्वयं उस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या अपने किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन के लिए नियुक्त कर सकता है। ऐसे नियुक्त पुलिस अधिकारी की जो शक्तियां हैं वो क्या होंगी। तो इसका आंसर है, ऐसे प्राधिकृत किए गए पुलिस अधिकारी को वे सभी शक्तियां जो थाने के भारसाधक अधिकारी को उस मामले में होती हैं वो सभी शक्तियां होंगी। अब हम बात करते हैं कि जो एफआईआर है उसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या है, साक्ष्य महत्व क्या है। इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के पश्चात जब न्यायालय में चालान पेश किया जाता है तो उसमें एफआईआर भी न्यायालय के सामने जाती है। एफआईआर यह मालूम करने में न्यायालय की सहायता करती है कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है। एफआईआर आरोप की रचना करने में सहायता करती है, लेकिन हमें यह अच्छी तरह से समझना है कि केवल मात्र एफआईआर के आधार पर न्यायालय अभियुक्त को सिद्ध दोष नहीं कर सकता। मूल नियम जो है वो यह है कि एफआईआर लिखित होनी चाहिए, सूचना देने वाले व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि टेलीफोन के माध्यम से दी गई सूचना जो है वो अपराध की सूचना हो सकती है, एफआईआर नहीं होती है जब तक कि उसे अभिलिखित नहीं किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, हमें ये देखने को मिलता है कि जब कोई अपराध हुआ तो पुलिस अधिकारी को थाने में फ़ोन करके सूचना दी जाती है कि किसी स्थान पर, घटना स्थल पर कोई अपराध हुआ है, किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया, किसी ने किसी को चाकू मार दिया। तो ये जो टेलीफोन के माध्यम से
पुलिस अधिकारी को जो सूचना मिली है, जिसके आधार पर पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर जाता है और मामले में कार्रवाई करता है, यह जो सूचना है यह एफआईआर नहीं होती है, ये अपराध की सूचना है। क्योंकि एफआईआर जो है वो हमेशा लिखित में होती है और एफआईआर दर्ज करवाने वाले व्यक्ति के उस पर हस्ताक्षर होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि एफआईआर दर्ज कराने वाला व्यक्ति अगर मर जाता है या मारा जाता है तो साक्ष्य अधिनियम की धारा, इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 32 के खंड 1 के अंतर्गत एफआईआर को मृत्युकालिक कथन के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, जिसे हम डाइंग डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। हमें यह भी समझना है कि एफआईआर जो है उसको दर्ज कराने में देरी होती है, तो ऐसी देरी का जो प्रभाव है वो प्रतिकूल पड़ता है जब तक कि देरी का कोई औचित्य ना हो। अगर अभियुक्त का नाम एफआईआर में नहीं दिया गया तो अजमानती अपराधों में जमानत पर छोड़ने के लिए या जमानत मंजूर करने के लिए यह एक अच्छा आधार बन जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि एफआईआर में सभी गवाहों के नाम दिए जाएं, लेकिन जिन गवाहों के नाम एफआईआर में दिखाई देते हैं, अभियोजन के द्वारा उन्हें गवाह के रूप में न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण साक्ष्यों को पेश नहीं किए जाने पर शंका पैदा होगी और शंका का लाभ अभियुक्त को चला जाएगा और अभियोजन का मामला विफल हो जाएगा। तो ये आज हमने एफआईआर जो होती है उसके बारे में जाना। तो इस एफआईआर टॉपिक के अंतर्गत जो मेन क्वेश्चन जो है वो है कि एफआईआर क्या होती है, इसकी क्या विशेषता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कई बार जुडिशरी में भी पूछा हुआ है कि अगर थाने का भार साधक अधिकारी जो है, पुलिस अधिकारी जो है, वो एफआईआर दर्ज नहीं करता है, एफआईआर दर्ज करने से मना कर देता है, तो फिर क्या होगा। और थर्ड क्वेश्चन हम ये भी मान सकते हैं कि एफआईआर जो है इसकी एविडेंशियल वैल्यू, साक्ष्य महत्व क्या हुआ है। और कई बार जुडिशरी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एफआईआर का प्रारूप बनाइए, कि एफआईआर कैसे रिकॉर्ड होती है। तो ये हम लोग करेंगे तैयार, और जो सीआरपीसी के लास्ट में जो प्रारूप दिए गए हैं उनमें एफआईआर का भी प्रारूप हमें मिलेगा। या आप लोगों ने कई बार पुलिस थाने में या किसी के पास एफआईआर की कॉपी है तो वो देखी होगी, तो उसके आधार पर भी एक प्रारूप हम तैयार कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।